नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। हम लोग यहाँ पर 15 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं आज। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD) द्वारा जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश वाला जो लिखा है वो भी आप पढ़ दिया कीजिए, तो मैं आज से इंग्लिश वाला भी पढ़ दूंगा। Which position has India got in the World Talent Ranking 2025 recently released by the International Institute for Management Development यानी IMD के द्वारा जारी किया गया है। अच्छा, इसमें रैंकिंग की बात करेंगे तो भारत किस स्थान पर रहा है? 63 नंबर भारत रहा है। टोटल कितने में? तो 69 देशों में। इसको आपको ध्यान रखना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। पिछली बार भारत 2024 में किस रैंक पर था? 58 पर था। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो पहली बात तो यही, इसको जारी किसने किया है इस रिपोर्ट को? तो यह रैंकिंग जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, जारी किया जाता है। भारत की रैंक की बात करेंगे तो 69 अर्थव्यवस्थाओं में से यानी देशों में से कह सकते हैं भारत 63 नंबर पर रहा है। 2024 में 58 पर था, मैंने ऊपर ही बताया आप लोग को। अच्छा, इस बार जो 2025 वाली रैंकिंग आई है 2025 वाली, उसमें पहले स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड, सेकंड पर रहा लग्जमबर्ग और थर्ड पे रहा है आइसलैंड। इसको आपको ध्यान रखना है। यह रैंकिंग जो है इसके 3 आधार हैं इसको पब्लिश करने के। एक तो निवेश और विकास, ठीक है, प्रतिभा को विकसित करने में निवेश कितना किया गया है, डेवलप मतलब इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कितना किया गया है किसी स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए। आकर्षण की बात करेंगे, देश में प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने की क्षमता, मतलब कौन कौन से ऐसे चीज किए गए हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और उस काम के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। तैयारी की बात करें, कुशल कार्यबल की उपलब्धता, कितने तरीके से मतलब कुशल कार्यबल की आपके पास अवेलेबिलिटी है। तो ये 3 इनके जो कि बेस हैं जिसके हिसाब से ये लोग रैंकिंग जारी करते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं फिलहाल अभी 2025 में आ चुके हैं, जो भी 10-15 हैं सारे मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो पहला है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इसमें भारत रहा 151 प्लेस पर टोटल 180 कंट्रियों में। और टॉप पे कौन रहा इसमें? तो नॉर्वे रहा है। लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 25 में 102 पे रहा है भारत। खुशहाली सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स 25 में 118 पे रहा है भारत। और टॉप पे कौन रहा है? फिनलैंड। वहीं पर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 25 में 99 पे रहा है भारत। लिंग अंतर सूचकांक यानी जेंडर गैप इंडेक्स में 131 पे रहा है भारत। विश्व वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 25 की बात करेंगे 115 पे रहा है भारत। वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे 105 पे रहा है भारत। मानव विकास सूचकांक 2023 वाला है जो कि 25 में पब्लिश हुआ है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि पब्लिश हुआ है 2025 में 23 वाला है ये। इसमें भारत रहा 130 पर। टोटल कितनी कंट्रियां थी? तो 193 थी। पहले पे कौन रहा है? आइसलैंड। और लास्ट में कौन रहा? 2 देश रही हैं, माली और नाइजर, दोनों देश लास्ट में रहा है। वहीं पर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 25 की बात करेंगे, भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 25 पे। पहले पे कौन रहा है? USA रहा है। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 25? इसमें भारत रहा 123 प्लेस पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 25 में बात करेंगे हम लोग, भारत किस स्थान पर रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत रहा है 4थे स्थान पर। पहले पे कौन रहा? USA। स्टॉकहोम यानी सिपरी रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? मतलब कौन वो है जो सबसे ज्यादा हथियार के मामले में जो होता है सिपरी रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसमें भारत रहा 5वें पर। पहले पर कौन रहा है? USA रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की बात करेंगे तो इसमें भारत रहा है 4थे स्थान पर। पहले पे USA है और पब्लिश कौन करता है? IMF करता है। स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 25 की बात करेंगे, इंडिया 7वें पर रहा, पहले पे रहा USA। अगला है कि टाइम्स की हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग यानी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 25 में इंडिया के IISc बेंगलुरु जो है पहले स्थान पर रहा है। ओवरऑल रैंकिंग की बात करेंगे तो 38 पोजीशन पर रहा है। अच्छा, एशिया में पहला कौन रहा है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी रहा है, चाइना का, इसको भी ध्यान रखने लगे हाथ। वहीं पर QS एशिया रैंकिंग 25 की बात करेंगे, इंडिया में टॉप पे IIT दिल्ली रहा है। ओवरऑल देखेंगे 44 नंबर पर है दुनिया में पूरे ये, ठीक है। अच्छा, एशिया में पहला तो पेकिंग यूनिवर्सिटी रही है, चाइना की ये भी है, इसको ध्यान रखिए। और हाल ही में पर्यावरण
थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 25 रिसेंटली रिलीज्ड बाय इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच? 6 पे रहा है भारत, टॉप पे रहा है डोमिनिका। तो ये कुछ हाल फिलहाल में जारी रैंकिंग की बात रही है या इंडेक्स की बात कह लें आप लोग, सारा मैंने आप लोगों को रिवाइज किया। ये सारे 2025 वाले लेटेस्ट हैं। एग्जाम में आपको अगर जो भी एग्जाम दे रहे हैं एक आध क्वेश्चन तो आपको इंडेक्स से देखने को मिलेगा, जो कि आपको इसी 5 मिनट में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 3D एयर सर्विलांस रेडार, ठीक है, कौन सा है, जिसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने स्पेन की कंपनी इंद्रा के साथ मिलकर बनाया है? तो इसका नाम है लॉन्जा एन। क्या नाम हो जाएगा? लॉन्जा एन नाम है, आंसर हो जाएगा बी, लॉन्जा एन। ये भारत का पहला स्वदेशी रडार सिस्टम होने वाला है जो कि 3D है, इसको ध्यान रखें आप लोग। रडार का नाम क्या? वही लॉन्जा एन इसका नाम है। अच्छा, किसने बनाया इसको? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जो कि भारत की टाटा कंपनी आपको पता है। बाकी स्पेन की कंपनी ने, जिसका नाम क्या है, इंद्रा, साथ में मिलकर इसे बनाया गया है। लॉन्जा एन की विशेषताओं की बात करेंगे, 3D निगरानी या हवा और सतह दोनों के लक्ष्यों को 3D में ट्रैक कर सकता है, मतलब 3D मैपिंग कर सकता है, कहने का मतलब ये है। लंबी दूरी भी तय कर सकता है, मतलब ये बता सकता है, रेंज इसका हाई है। तो यह एक लंबी दूरी की निगरानी प्रणाली है। इसकी रेंज 254 नॉटिकल मील यानी लगभग 470 किलोमीटर तक है। यह ड्रोन, लड़ाकू विमान, मिसाइल और अन्य नौसैनिक खतरों का पता लगाने में सक्षम है। यह खराब मौसम की स्थिति में भी प्रभावी ढंग से काम करेगा, मतलब कोहरा हो गया, बरसात हो रहा है, उस समय भी ये बेहतर काम करेगा। तो ये भारत का पहला, इसलिए नाम ध्यान रखना है इसका, लॉन्जा एन करके इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अल्बानिया ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री नियुक्त किया है। इस AI मंत्री का नाम क्या है? फोटो में दिख रही है आपको AI मंत्री यही है, ठीक है। इनका नाम है डियाला। क्या नाम हो जाएगा इनका? डियाला नाम है, अल्बानिया ने नियुक्त किया है भ्रष्टाचार को निपटने के लिए। तो बात करेंगे इसकी, तो अल्बानिया के प्रधानमंत्री कौन है? एडी रामा है वर्तमान में। इन्होंने सार्वजनिक निविदाओं में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दुनिया की पहली AI जनित मंत्री, जिसका नाम क्या है, डियाला नाम है, इसको नियुक्त किया है। अच्छा, डियाला का अर्थ क्या होगा? वहां पर सूर्य होता है। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? सूर्य हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी निविदाओं में भ्रष्टाचार को खत्म करना, मतलब सरकार जो पैसा खर्चा करती है उसके लिए बेसिकली इसको चलाया गया है। डियाला के कार्य की बात करेंगे, जो कि इसमें सारा आ जाएगा। इसका काम क्या है? डियाला एक AI आधारित सिस्टम है, पहली बात। इसका मुख्य काम क्या है? सरकारी टेंडरों को निष्पक्ष जांच करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। सरकारी टेंडर जो निकलते हैं सरकार की तरफ से, उसकी निष्पक्ष जांच करना इसका उद्देश्य है। यह AI डेटाबेस का उपयोग करके आवेदनों का विश्लेषण करती है और बिना मानवीय हस्तक्षेप के निर्णय लेती है। प्रधानमंत्री रामा ने कहा है कि इसका लक्ष्य सार्वजनिक निविदाओं को 100% भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, मतलब सरकार की तरफ से जो पैसे निकल रहे हैं वो सही से जनता के लिए यूज हो रहे हैं कि नहीं, इसका मेन काम है वही चेक करना। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में आयोजित सियोम प्रहार नामक अभ्यास, इसका आयोजन किस स्थान पर किया गया है? एट विच प्लेस was the exercise named सियोम प्रहार recently organized by the Indian Army, इसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में। बेसिकली ड्रोन के बारे में अभ्यास था, ड्रोन की टेस्टिंग की जा रही थी, किस तरीके से हम लोग युद्ध में यूज कर सकते हैं। इसका आयोजन स्थल क्या रहा? तो वही अरुणाचल प्रदेश रहा है। 8 से लेकर के 10 सितंबर तक ये चला है। नाम क्या है? सियोम प्रहार इस युद्ध अभ्यास का नाम है। आयोजक कौन हो जाएगा? तो भारतीय सेना ने इसका आयोजन किया है। ड्रोन का प्रयोग, मतलब मैंने बताया ऊपर आप लोग को, इसमें ड्रोन का प्रयोग जो है अच्छे से करना इसमें बताया गया है। तो अभ्यास के दौरान ड्रोन का उपयोग सिर्फ निगरानी और टोही कार्यों तक सीमित नहीं करके लक्ष्य की पहचान करें और सटीक हमले करने के लिए भी किया गया है, ठीक है। मतलब लक्ष्य को पहचानना, उस पर हमला करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना कि कहाँ पे कौन है, ये सब ड्रोन से होगा अब, तो उसी के लिए तैयारी है। ये युद्धाभ्यास नाम क्या हो जाएगा इसका? सियोम प्रहार। सियोम नाम अरुणाचल प्रदेश में नदी बहती है, उसी नाम पे इसको रखा गया है। अगला है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बोन ग्लू, क्या नाम हो जाएगा? बोन ग्लू। ग्लू वही होता है जो चिपकाने वाली चीज होती है, बोन ग्लू नामक एक क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी पदार्थ विकसित किया है जो टूटी हुई हड्डी को कुछ ही मिनटों में जोड़ सकता है। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड ए रेवोल्यूशनरी सब्सटेंस कॉल्ड बोन ग्लू व्हिच कैन जॉइन ब्रोकन बोन्स इन ए फ्यू मिनट, ठीक है।
हड्डी को जोड़ने वाला, कहने का मतलब कह सकते हैं आप, ग्लू बना लिया है किसने? तो चाइना ने बनाया है। किसने बनाया है? चाइना ने बना लिया है हड्डी को जोड़ने वाला ग्लू। आपको पता है हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर किया जाता हो, पीओपी लगाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है और 1-2 महीने के लिए छोड़ जाता है, बाकी वो जॉइंट हो जाता है। तो उसमें लगता है टाइम 1-2 महीने का। तो अभी ग्लू बन गया है जो कि 2 से 3 मिनट में ही जोड़ देगा हड्डी को। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसका नाम रखा गया है बोन 02। इसको नाम दिया गया क्या? बोन 02। अच्छा, कहाँ से इसको मतलब सीख मिलती है इसको बनाने की? तो सीपीओ, आप सीप जिसे बोलते हैं गांव में, और ठीक है, ओएस्टर्स बोलते हैं, इससे प्रेरित होकर बनाया गया है। क्योंकि सीपियां समुद्री लहरों के बीच में चट्टानों में मजबूती से चिपकी रहती हैं। तो ये सोचा गया वो कैसे होता, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बनाया गया है चाइना के द्वारा। ट्रायल भी इसका हो चुका है, 100-150 लोगों पर ट्रायल भी किया है चाइना ने। अच्छा, विकास की बात करेंगे, चीन के झेजियांग प्रांत के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसको विकसित किया है। तेज काम की बात करें तो यह टूटी हुई हड्डियों को 2 से 3 मिनट में जोड़ सकता है। यह बायोडिग्रेडेबल भी है, जो कि 6 महीने में शरीर में घुल जाएगा। कहने का मतलब ये बायोडिग्रेडेबल का मतलब वो होता है जो इजली से सड़ गल जाए, मतलब उसी चीज में घुल मिल जाए। तो अगर हड्डियों में ग्लू लगाया जाएगा तो बहुत लोग के मन में ये आ रहा होगा कि ग्लू जाएगा तो हो सकता है और इन्फेक्शन कर दे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये शरीर में ही बायोडिग्रेडेबल यानी घुल जाएगा ये, और 6 महीने में मिल जाएगा उसी में। ठीक है, बाकी पहले हड्डी जोड़ने के लिए प्लेट वगैरह का भी प्रयोग किया जाता था, वो सब यहाँ पे खत्म हो जाएगा इसके आने से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन दुबई में किन 2 प्रमुख हस्तियों ने संयुक्त रूप से किया है? रिसेंटली व्हिच 2 इमिनेंट पर्सनालिटीज जॉइंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ आईआईएम अहमदाबाद इन दुबई। इसको किया है भारत के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और वहां के जो हैं शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इन्होंने मिलकर के इसका उद्घाटन किया है। और मैंने कल ही या परसों वाले में आपको पढ़ाया था कि अभी आईआईटी दिल्ली ने अपना भी कैंपस स्थापित किया है दुबई में ही, इसको ध्यान रखें, आबू धाबी में। बाकी आपको फोटो में दिख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, और ये वहां के जो कि इनका नाम है अल मखतूम, बड़ा नाम है इनका। तो उद्घाटन किसने किया है? तो आईआईएम अहमदाबाद दुबई परिसर का उद्घाटन 11 सितंबर 25 को दुबई के इस समय वर्तमान में क्राउन प्रिंस कौन है? यही है, इनका नाम क्या है? शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से इसका इनॉग्रेशन किया गया है। अच्छा, इसका मतलब महत्व क्या रहने वाला है भारत जो खोल रहा है वहां पर? तो इससे भारत और यूएई के बीच शिक्षा साझेदारी में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह भारत की नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत भारतीय संस्थानों के वैश्विक स्तर को बढ़ावा देने में भी एक हिस्सा रहने वाला है। अगला कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 25 का आयोजन ये किस शहर में हो रहा है? इसका आयोजन अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। तो कहां पर? तो जापान की कैपिटल टोक्यो में शुरू हुआ। इसका आयोजन कहां पर हुआ? टोक्यो जापान में 13 से लेकर के 21 सितंबर तक चलेगा। जब ये 21 को खत्म हो जाएगा इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेंगे, किसने क्या जीता। फिलहाल यही आप जाने कि एडिशन कौन था इस बार? 20वें नंबर का। भारत का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? तो नीरज चोपड़ा कर रहे हैं, जेवलिन थ्रो से उनका संबंध है। और भारत की तरफ से कुल जो है ना 19 एथलीट ने इसमें भाग लिया है। अगला कि हाल ही में पहली ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान और विकास सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। कहां पर आयोजन हुआ इसका? डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली, 11 से लेकर के 12 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया है। किसने करवाया इसका आयोजन? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE भारत सरकार ने इसको करवाया है। किस मिशन के अंतर्गत करवाया गया है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत। यह मिशन भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 2023 को चलाया गया था, जिसमें 19,744 करोड़ रुपए की लागत आई थी। उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री वही हैं, श्री प्रहलाद जोशी जी हैं, इन्होंने किया है। उद्देश्य की बात करेंगे तो भारत में हरित हाइड्रोजन के अनुसंधान, विकास, नवाचार और स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन बार बार जिक्र आता है, तो क्या होता है ये? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, पवन, ठीक है, इन सब का यूज करके जब ऊर्जा बनाई जाती है तो उसे हम लोग उपयोग करके बनी इलेक्ट्रोलिसिस से उत्पादित हाइड्रोजन जो पर्यावरण को अनुकूल होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन। कहने का मतलब विंड मिल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, इन सबसे जो लाइट बनाते हैं उसे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार ये किसे दिया गया है? आचार्य देवव्रत को दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में अभी इसके पहले जो वहां के राज्यपाल थे कौन थे? सीपी राधाकृष्णन थे। कौन थे? सीपी राधाकृष्णन थे।
और वर्तमान में भारत के क्या बन गए हैं, ये उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं इंडिया के। किस नंबर के, तो 15वें नंबर के। तो उनका पद जो है खाली हो गया है, तो कोई ना कोई तो लेगा ही। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल CP राधाकृष्णन को भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने अपने पद से दे दिया इस्तीफा। नियुक्ति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 सितंबर 25 को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल के अतिरिक्त कार्य का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है। इसको ध्यान रखें आप लोग। आचार्य देवव्रत कहाँ के राज्यपाल हैं, वर्तमान में गुजरात के हैं। अतिरिक्त कार्यभार कहाँ का मिल गया, तो महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 25, जिसका थीम क्या है, प्राथमिक चिकित्सा और जलवायु परिवर्तन। मतलब कब मनाया गया है, ये 13 सितंबर को मनाया जाता है। थीम मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, प्राथमिक चिकित्सा और जलवायु परिवर्तन, यानी क्या आ जाएगा इंग्लिश में, फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 13 सितंबर को मनाया गया। यह दिन हर साल जो है 13 सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रखना है, फिक्स नहीं होता कि हर बार ये 13 सितंबर को ही आएगा। सितंबर के दूसरे शनिवार को, सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। 2025 के लिए इसकी थीम क्या रही, वही प्राथमिक चिकित्सा और जलवायु परिवर्तन रही है। ठीक है, इसका उद्देश्य जलवायु संबंधी आपात स्थितियों जैसे बाढ़, लू और जंगल की आग के लिए समुदाय को तैयार करना था। बाकी आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन बन गई है। इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। और बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं सेशन आज का आपको कैसा लगा है। और बाकी ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।